नमस्कार, स्वागत है आपका एनबी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। आज हम बात करेंगे घर वापसी, लेकिन इस पर सियासत जारी है। देश जिस संकट से गुजर रहा है, हर दिन उसकी तस्वीरें हम सब देख रहे हैं। आज देश का मजदूर रो रहा है। पेट भूख ऐसी है कि पांव ने कई किलोमीटर की दूरी भी तय कर दी है। तस्वीरें दिल को झकझोर देने वाली हर रोज सामने आ रही है। लेकिन अफसोस है कि इन्हीं प्रवासियों पर, गरीब मजदूरों पर राजनीति भी अब शुरू हो चुकी है। मजदूरों की समस्या को ध्यान में रखते हुए सरकार ने मजदूरों के लिए ट्रेनें चलवाई हैं। लॉकडाउन की वजह से देश के अलग अलग हिस्सों में फंसे प्रवासियों को घर पहुंचने के लिए भारतीय रेलवे ने कुछ यात्री ट्रेन के परिचालन को मंजूरी दे दी और ये ट्रेनों के चलने का सिलसिला शुरू हो चुका है। देशव्यापी लॉकडाउन के बीच भारतीय रेलवे करीब 1.5 महीने बाद, यानी कि आज से यात्री ट्रेनों की शुरुआत हो चुकी है। देश की राजधानी नई दिल्ली से भारतीय रेल आज से पटना, मुंबई, रांची, कानपुर समेत कुछ चुनिंदा मार्गों पर स्पेशल ट्रेन सेवा शुरू हो चुकी है। लेकिन अब इस पर राजनीति भी शुरू हो चुकी है। कोई इसको सही कदम बता रहा है तो कुछ का कहना है कि इतनी कम ट्रेनें चलाकर मजदूरों के लिए परेशानी खड़ी की जा रही है। ऑनलाइन बुकिंग को लेकर मजदूरों के सामने तमाम परेशानी सामने आ रही है। तो घर वापसी, लेकिन इस पर सियासत जारी है। वहीं बाहर फंसे प्रवासियों और मजदूरों को जब यह पता चला कि वो उस लॉकडाउन के बीच जैसे तैसे करके स्टेशन पर पहुंचे, आइए उनकी प्रतिक्रिया भी सुन लेते हैं। किस तरह से उनको यह सुविधा मिल भी रही है और किस तरह से यहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जा रहा है। सर, मैं भोपाल मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ और मैं यहाँ मानेसर में जॉब करता था। तो अभी मैं पिछले जब से लॉकडाउन लगा था, जब से मैं यहाँ फंसा हुआ था, अब मैं वो घर जा रहा हूँ, तो आज खुशी है बहुत। अच्छा, तो आपको टिकट मिल गई? जी सर, कंफर्मेशन हो गया है मेरा। ये टिकट है मेरा, जी। ये है टिकट। अच्छा, आपको ये टिकट है। और भावेश, आप कैसे पहुंचे यहाँ पे? सर, मैं रात में मानेसर से पैदल चला था। मेरे पास कोई साधन नहीं था, ना प्रशासनिक सेवा थी कुछ भी। उनने कुछ सेवा कुछ उपलब्ध नहीं थी, तो मेरे को पैदल ही आना पड़ा वहाँ से यहाँ तक। उसके बाद फिर वहाँ से मैं पैदल चला। उसके बाद कुछ दूरी तय करने के बाद गुड़गांव से थोड़ा बहुत आगे निकला। उसके बाद मेरे को टैक्सी मिल गई थी। टैक्सी से फिर मैं यहाँ पे आ गया, पर समय से पहले आ गया तो और भी ज़्यादा अच्छा रहा। कितने किलोमीटर लगभग पैदल चले होंगे आप? सर, मैं 12 से 13 किलोमीटर पैदल चला था। अच्छा, तो आपने पहले ही सोच लिया था कि ठंडे ठंडे मौसम में आप निकल आएंगे? सर, पूरा दिन यहीं बिताएंगे? हाँ, मतलब टैक्सी का तो कोई पता ही नहीं था कि हमको टैक्सी मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी। हम तो मतलब समय से पहले आने की कोशिश करी, इसलिए हमने पैदल चलने का सोचा। हम रात में 2 बजे रात से चले सर। अच्छा जी सर। तो घर जाने की खुशी है? जी सर, बहुत खुशी है घर जाने की। और अब आप पूरा दिन यहीं बिताने वाले हैं? कुछ खाने पीने का है आपके पास? क्या है? हाँ सर, है खाने पीने का। अभी मैं यहाँ सरोल गांव से गुड़गांव से आई हूँ, मैं हरियाणा। वहीं से मैं आई हूँ। कल टिकट बुकिंग हुई है मेरी, ऑनलाइन किया, मेरे एक फ्रेंड ने कर दिया है बुकिंग। आपको कहाँ जाना है? मुझे जाना है बेंगलोर। अच्छा, तो मैम आज आपकी ट्रेन कितने बजे की है? 9 बजे की ट्रेन है रात की। लेकिन आप जल्दी आ गई। हाँ, बोल रहे थे 5 घंटे पहले, 4 घंटे पहले आना पड़ेगा, चेकअप वेकअप होगा। तो मैंने बात की 2-4 जन से। टैक्सी वाले कोई आने को तैयार नहीं, बोलते हरियाणा की तरफ जाएंगे, दिल्ली की तरफ कोई नहीं जाएगा। तो रात को एक स्पेशल जिसके गाड़ी के पास होते हैं उनको मैंने पकड़ा। तो मैं बोली ठीक है। तो वो बोलता है मैं आपको 7:30 बजे लेके जाऊंगा, क्योंकि मुझे दोपहर में ड्यूटी जाना रहती है। तो मैं बोली ठीक है। दोपहर के बाद तो बोलते हैं मैं शाम को 11 बजे आता हूँ। तो मैं बोले अभी ये भी टैक्सी चली जाए तो मैं पहुँचूंगी कैसे? इसलिए पहले से? हाँ, इसलिए पहले से आ गई मैं। तो अब आप घर जा रही हैं फाइनली काफी दिन बाद, तो खुशी है आपको? हाँ, खुशी तो होगी ना, क्यों नहीं होगी। 1.5 महीने हो गए, खुशी नहीं होगी किसी को? और घर वाले भी खुश हैं? हाँ, खुश होंगे, बहुत खुश हो गए बच्चे लोग सब। टिकट बुक हो गई तो। जी, हम करीबन 2 घंटे अपने मोबाइल पे लगातार सर्च कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे। तो बहुत बड़ी खुशी बात मिली हमें। तकरीबन 5:45 बजे हमें टिकट बुक हुआ और उसके बाद करीबन खुशी के मारे हम सो नहीं पाए थे रात में। और करीबन 4 बजे हम उठ के नहा धो के और टैक्सी भी बुक कर ली थी हमने, मानेसर टू गुड़गांव। और गुड़गांव तक हम पैदल आए, पर गुड़गांव पुलिस ने हमें वापस रिटर्न में भेज दिया। टैक्सी को भेज दिया और हमें निकाल दिया। और वहाँ से करीबन हम 10 किलोमीटर पैदल आए और एक और टैक्सी मिली हमें दिल्ली तक की। करीबन उसको 450 रुपये पे किए और अब यहाँ तक आ गए मैं। खुशी है घर वालों को, आपको? सर, घर वालों तो बहुत टेंशन में थे कि बच्चा वहाँ पे मतलब पढ़ाई के साथ साथ जॉब भी कर रहा है और बहुत परेशान भी थे। तो इसलिए बहुत बड़ी खुशी की बात है उनके लिए। दिल्ली में नहीं थे, हम आए मतलब राजस्थान से। अच्छा,
तो यहाँ आज आप रेलवे स्टेशन पे खड़े हैं, क्यों खड़े हैं, किस लिए खड़े हैं? हम सबको बहुत बड़ा इमरजेंसी है, घर जाना है, मजबूरी है घर जाने के लिए। काम धंधा बंद है, खाने के रुपया नहीं है जेब में। हम घर जाने के लिए अपना 2 दिन खाना भी नहीं खाए, पैसा रखे 2000 टिकट कटा लेंगे, अपना घर जाएंगे। यहाँ आज ट्रेनें चलनी थी, आपको पता चला? हाँ जी, हाँ जी। तो किसने बताया आपको, कैसे बताया? क्योंकि उसकी रिजर्वेशन भी होनी थी, आपके पास टिकट भी नहीं है। हमको तो गांव का सरपंच मुखिया बोला कि ये मतलब दिल्ली जाने से तुमको व्यवस्था हो जाएगा, बिहार की गाड़ी दिल्ली से मिलेगी। पटना में राजधानी, दिल्ली से पटना जाएगा तो पटना से तुमको बस मिलेगा सहरसा के लिए। तो हम इसी के बाद सरपंच के मुखिया के बात पर आए। थाना अधिकारी से पूछे, बोला कि दिल्ली जाने से व्यवस्था हो जाएगा, बिहार के लिए गाड़ी दिल्ली से खुलेगा। आज खाने पीने का पैसा रख के जब मैं टिकट के लिए पैसा बचाए कि घर चल के है। हम जाने के लिए चाह रहे खगड़िया स्टेशन के पास हमारे घर है झवा बिहार। यहाँ पर नहीं रोटी मिल रहा है, नहीं और कुछ मिल रहा है, नहीं ऑनलाइन में टिकट दे रहा है। कैसे जाएंगे, कैसे समस्या हम लोग का? नहीं टिकट दे रहा है, नहीं ऑनलाइन हो रहा है, कैसे जाएंगे हम लोग गाँव? आज आप यहाँ पर आए हैं, स्टेशन के बाहर खड़े हैं, कैसे जाएंगे? क्योंकि बिना टिकट के तो अंदर अलाउड नहीं है। तो टिकट देगा तभी तो नहीं, कहाँ से जाको बना ले टिकट? कहाँ डुप्लीकेट टिकट बना को सरकार को देखा में? टिकट तो आप ही लोग देगा, सरकार देगा टिकट, देगा पेन कौन टिकट? यहाँ पर देने वाला कौन है टिकट? यहाँ पर गरीब पर उल्लू बना के जान मार रहा है तरपा तरपा के रोड पर। सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है बस में कोई भी। सरकार अलाउ कर रही है सोशल डिस्टेंसिंग के लिए, पर कोई नहीं है। 50 लोगों की बस है, 47 बैठाए गए हैं। अच्छा, कहाँ जा रहे हैं? हम बोल सर अयोध्या जा रहे हैं। और जब हम लोगों ने सर से आदेश मांगा तो वो डांट डपट रहे हैं, गाली दे रहे हैं। जो सीनियर अधिकारी, इन लोगों की कोई गलती नहीं है, बस कंडक्टर की कोई गलती नहीं। वो बोल रहे हैं जो हमें आदेश मिल रहा है हम वो कर रहे हैं सर। तो कितने लोग बैठे हैं बस में? इसमें सर टोटल मिला के इस समय 43 लोग बैठे हैं। और कितने की बस है जी? 2 सीट पे 2 वाले, 3 पे 3 वाले बैठे हैं। आगे 2 सीटें खाली रखी गई हैं और बाकी सब पे पूरी भरी भी है? जी, बाकी सब पे पूरी भरी हुई है। इसमें फैमिली भी है, बच्चे भी हैं, जेंट्स भी हैं, सब कोई है। तो आप क्या करें, शिकायत करी आपने इसकी? सर हमने फोटो मांगी है, हमने अपने भाई STF क्राइम ब्रांच वाले से बात किया है लखनऊ। उन्होंने बोला सोशल डिस्टेंसिंग सरकार आदेश कर रही है, पर अगर नहीं रखी जा रही। देवरिया जा रहे थे, साइकिल से आ रहे थे, मुरादाबाद में मान लीजिए रख लिए लोग कुछ दिन के लिए। सुविधा अच्छी मिली, किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं। अब बस में कितने लोग हो आप? बस में कुल मान लीजिए 50 बंदे होंगे, 43। हम लोग मास्क वगैरह लगाए होंगे, लोग सोशल डिस्टेंसिंग बना हुआ है। एक सीट पे कितने लोग बैठे हैं? 3 बंदे हैं एक सीट पे। और वैसे कितने बैठते हैं? वैसे भी 3 ही बैठते हैं, मान लीजिए 3 सीट बनाई गई है। ठीक जी। बस 4-5 जगह जाएगी। हाँ। महाराजगंज जाएगी। और कितने लोगों को लेके आप यहाँ से जा रहे हो? 43। और कितनी की कैपेसिटी है बस की? कैपेसिटी होती है 52 सीटर गाड़ी होती है। तो 43 जा रहे हैं इसमें? हाँ जी। आगे की कितनी सीटें खाली हैं? आगे की हैं 2 सीटें खाली हुई हैं। आगे की 2 सीटें खाली हैं, बाकी सब पे 3-3, 2-2 लोग बैठे हुए हैं। 2 ड्राइवर हैं, 1 कंडक्टर है। अच्छा, और बाकी सीट पे 3 लोग बैठे हुए हैं। 3 वाली सीट पे 3 लोग जी, और 2 वाली पे 2। तो ऐसे तो पूरी बस भरी हुई है जी। तो सोशल डिस्टेंसिंग तो नहीं बन पा रही है। वो इसलिए नहीं बन पा रही सर क्योंकि सवारी ज़्यादा है। ये भी तो है ना। अब मान लीजिए कहीं की 5 सवारी हैं तो हम ले जाना चाहे 3 को तो 2 रह जाएंगी। अच्छा, फिर उनके लिए क्या व्यवस्था होगी ये हम कहेंगे। तो आपको 43 दी गई है 43 और 2 आगे खाली रखने को बोला गया। जी, खाली रखना कोई रखने के लिए नहीं बोला गया। रखने के लिए तो ये है कि ड्राइवर कंडक्टर आराम कर लेंगे। जैसे एक गाड़ी चलाएंगे ना अभी है तो एक सीट पे एक आराम कर लेगा, एक पे कंडक्टर आराम कर लेगा। ठीक, वैसा। तो ये तो आपने तमाम प्रवासी और मजदूरों की प्रतिक्रिया सुनी है, जो इस उम्मीद के साथ आए हैं कि अब उनको राहत मिलेगी, घर तक वो पहुंचेंगे। लेकिन इसमें भी तमाम परेशानी का सामना उनको करना पड़ रहा है। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि इस पर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। अब तक ये उम्मीद उनको नहीं थी और पेट की भूख ने कई किलोमीटर की दूरी उनसे तय करवा दी मजदूरों से। और मजदूरों की समस्या को ध्यान में रखते हुए अब सरकार ने इनके लिए बाकायदा ट्रेनें चलवाई हैं। लेकिन अब इस घर वापसी पर राजनीति भी शुरू हो गई है। बीजेपी नेता बाबुल सुप्रियो का बयान सामने आया, जहां पर सीधे सीधे ममता सरकार को आड़े हाथों लिया है। और बंगाल से जो हमें खबर मिल रही है, कलकत्ता से जो खबर आ रही है वो बहुत ही खौफनाक है। हमने अलग अलग लोगों से, सरकार की तरफ से जो निगरानी है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के ऑफिस से या उनके अपने जो सर्विलेंस है
उससे बंगाल की जो छवि सामने आई है वो बहुत खौफनाक है। एक होता है कि बहुत सारे स्टेट्स है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, बहुत सारे ऐसे स्टेट्स है जहाँ पे नंबर ऑफ इन्फेक्टेड या मौत जो है, मोर्टेलिटी रेट जो है वो काफ़ी हाई है, लेकिन वहाँ पे सरकार क्या अपना काम ठीक से कर रही है? ये सवाल जब एक सवाल जब खड़ा होता है तो सरकार कुछ भी छुपाने की कोशिश वहाँ पे नहीं कर रही है। वो जो भी तथ्य है सेंटर के साथ शेयर कर रही है, बट बंगाल के लिए हमने ऐसा देखा नहीं। प्रेशर में आके वो कोविड ऑडिट कमेटी और बाकी सारी जो चीज़ें दीदी ने की थी वो सब जो है उन्होंने हटा दिया। अब 2 दिन से दीदी खुद हेल्थ मिनिस्टर है, ना वो सामने कुछ आ रही है, ना हम चीफ सेक्रेटरी से ज़्यादा कुछ सुन पा रहे। तो बहुत ही एक धुएं का वातावरण जो है कोविड-19 सीरियस केस के ऊपर उन्होंने बिछा दी है। आज उत्तराखंड के मिनिस्टर साहब उन्होंने भी ये बात कही है कि पश्चिम बंगाल के बहुत सारे लोग जो है वो उत्तराखंड में स्टक है, वो अटके पड़े हैं, लेकिन ममता बनर्जी को कई चिट्ठी लिखने के बाद भी उनकी तरफ से जवाब नहीं आया। ये थोड़ी देर पहले की न्यूज़ है। तो इन सब चीज़ों के मद्देनज़र पीयूष गोयल साहब ने बिल्कुल सही कहा है, ये सिर्फ बंगाल नहीं सारे राज्यों के लिए ये चीज़ लागू होती है कि आप जल्द से जल्द केंद्र की जो ये उद्योग है, जो 300 ट्रेन चलाने की जो मुहिम है, इसको सक्सेसफुल बनाने के लिए आप अपना अपना काम जो है कैसे ट्रेन आपके वहाँ में, आपके राज्य में कहाँ कौन कौन से राज्य के श्रमिक अटके हुए हैं, कौन कौन से ट्रेन में उनको बिठाना है, किस तरीके का क्वारंटाइन और बाकी फैसिलिटीज़ करना है, वो जैसे देखना है। जब बाहर के आपके राज्य में आपके राज्य के श्रमिक जब बाहर से आपके राज्य में वापस आ रहे हैं तो उनके लिए क्या क्या प्रावधान होनी चाहिए और उनकी ट्रेन का जल्द से जल्द मंजूरी मिल जाए, इस पे ज़रूर बहुत ही इमरजेंसी और अर्जेंसी के साथ उसको देखना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन आप रहेगा डेस्टिनेशन स्टेट में, जो भी राज्य में जाएंगे 3 डेस्टिनेशन स्टेट जाएंगे। देखिए, हर शहर में, हर स्टेशन में कुछ लोग ज़रूर होंगे जो अपने अपने जगह पे जाना चाहेंगे या कहीं से कहीं ट्रैवल करना चाहेंगे। तो अगर वो ट्रेन अगर कोई ट्रेन दिल्ली से कलकत्ता जाते वक्त अगर 10 स्टेशनों पे रुकती है, तो वो ट्रेन अगर 10 स्टेशनों पे रुके तो फिर उसका मकसद जो है, श्रमिक एक्सप्रेस चलाने का जो मकसद है, पॉइंट टू पॉइंट, वो मकसद जो है कहीं ना कहीं वो हासिल नहीं होती है। तो इसीलिए ये जो नियम किया गया है, जो राज्य में मैं स्पष्ट कर देता हूँ, अगर दिल्ली से ट्रेन चलती है कलकत्ता के लिए, बंगाल के लिए, तो बंगाल पहुँचने तक वो ट्रेन कहीं पे रुकेगी नहीं। बंगाल पहुंचने के बाद क्योंकि उसी राज्य के श्रमिक वापस जा रहे, उसी राज्य में 3 जगह में वो ट्रेन रुकेगी। और वहीं लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर सरकार की जिम्मेदारियों का एहसास करवा दिया है। चिराग ने न सिर्फ खामियां गिनाई बल्कि उन्हें दूर करने के लिए भी गुहार लगाई है। मुख्यमंत्री बिहार आदरणीय नीतीश कुमार जी को पत्र के माध्यम से जानकारी दी। संभवतः उनके पास ये जानकारी पहले से भी होगी, क्योंकि हम लोग भी निरंतर जितने भी प्रवासी मजदूर हैं जो दूसरे प्रदेशों में रह रहे हैं, उनकी समस्या निरंतर हम लोग के संज्ञान में आ रही है। और मेरी समझ के परे है कि अगर बिहार सरकार नहीं है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री नहीं, तो उनकी समस्या का समाधान करने के लिए और कौन सक्षम है। मेरी जब मजदूरों से बात होती है जो वहाँ पर मौजूद हैं, जो दूसरे राज्यों में मौजूद हैं, जिस बदहाल स्थिति में वो वहाँ पर रह रहे हैं, खाने पीने से ज़्यादा रहने की जिस परिस्थिति में वो लोग हैं, एक कमरे में 100 150 आदमी छोटे छोटे कमरे में ठूस के वहाँ पर रहने को मजबूर हैं। तो ये तमाम बातें मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में दी कि पहली जो जिस राज्य में रह रहा है वहाँ के मुख्यमंत्रियों से सीधा संवाद हमारे मुख्यमंत्री को करना ज़रूरी है, ताकि वहाँ पर रह रहे दूसरे राज्यों में रह रहे प्रवासी मजदूरों को इस बात का विश्वास रहे कि हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री हमारी चिंता कर रहे हैं। तो वहाँ पर उनके उचित रहने की, उचित खाने की, मानवता के आधार पर उनके अच्छे रहने की, अच्छे खाने की उनकी व्यवस्था की जाए। पहला पॉइंट मैंने उनसे ये आग्रह किया। 3 विषय पर मैंने उनसे आग्रह किया। दूसरा विषय पंजीकरण, जो कह रहे हैं कि रेलगाड़ियां प्रवासी मजदूरों के लिए शुरू की गई हैं और जो कि काफ़ी इस तरीके की रेलगाड़ियां बिहार पहुंची भी हैं विभिन्न राज्यों से, पर उसमें जो पंजीकरण की प्रक्रिया है वो इतनी कठिन है कि किसी एक आम मजदूर के लिए उसमें अपना पंजीकरण कराना ही असंभव है। पहले तो जितने इन्होंने अधिकारियों के नंबर दिए हैं उन नंबर पर बात ही नहीं होती है। मैंने खुद उन नंबरों को मैंने ट्राई किया, उन नंबर पर बात नहीं होती है। दूसरा जो इनकी पंजीकरण की प्रक्रिया कि आप ऑनलाइन कर लीजिए। अब एक मजदूर अगर ऑनलाइन टेक्निक को जानता होता तो दूसरे राज्य में जाके मजदूरी क्यों कर रहा होता, वो किसी और अच्छे जॉब में लगा होता। अब आप उनको ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए कहते हैं, जो कि संभव नहीं है उसके लिए, या आप कहते हैं कि किसी नोडल अधिकारी के पास आप चले
जाइए लॉकडाउन की परिस्थिति में जब वो एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक नहीं जा सकता, ऐसे में किसी नोडल अधिकारी के घर जाकर पंजीकरण कराना, ये भी उसके लिए एक बड़ी समस्या। तो पहले तो इस प्रक्रिया को सरल करना जरूरी है और मैंने आग्रह किया है मुख्यमंत्री जी से कि साझा करें कि किस राज्य में कितने मजदूर फंसे हुए हैं। बिहार के सबसे ज्यादा हैं, देश भर के कोनों से मुझे खबर आती है, नॉर्थ ईस्ट से लेकर तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका से लेकर महाराष्ट्र, मुंबई, हर राज्य में कोई राज्य ऐसा नहीं है जहां से मुझे मजदूरों के फोन नहीं है। तो किस राज्य में कितने मजदूर हैं और उनको वापस लाने के लिए मुझे लगता है राज्य सरकार को पहल करने की जरूरत है। रेल मंत्रालय को बताए कि इस राज्य में हमारे इतने मजदूर फंसे हुए हैं, हम लोग चाहते हैं कि आप इतनी ट्रेन की व्यवस्था करें। अब इन्होंने महाराष्ट्र से ट्रेनें शुरू की हैं, पर अभी भी महाराष्ट्र में लाखों की संख्या में मजदूर वहां पर फंसे हुए हैं। तो देखिए, बहरहाल मुझे नहीं लगता कि ये जो 15 ट्रेनें जो जोड़ी में जो चलाई गई हैं, ये मजदूरों को इनसे कोई राहत मिलेगी। मैं मानता हूं कि विभिन्न और मुसीबतों में फंसे हुए कई और ऐसे सैलानी हैं, कई और ऐसे पर्यटक हैं जो कि विभिन्न राज्यों में गए हुए हैं, क्योंकि ये एसी कोचेज़ हैं, इनका डेफिनेटली किराया बहुत ज़्यादा है, जो कि एक प्रवासी मजदूर कर पाए, मुझे नहीं लगता कि वो संभव होगा। बस मजदूरों के लिए आदरणीय रेल मंत्री जी से भी मेरी बात हुई थी और उन्होंने इस बात का विश्वास दिलाया है कि जितनी भी ट्रेनें की ज़रूरत होगी मजदूरों के लिए वो चलाई जाएंगी। मुझे लगता है, जैसा मैंने पत्र में भी मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया है कि मजदूरों के लिए अलग से ट्रेनों का चलना ज़रूरी है। जिस तरीके से विभिन्न राज्य से सिर्फ मजदूरों के लिए ही ट्रेनें चल रही हैं और उनको अपने अपने राज्यों में लेकर जाया जा रहा है, मुझे लगता है उसकी संख्या और बढ़ाने की। तो आज सुबह से हम तस्वीरें देख रहे हैं कि स्टेशन पर मजदूर पहुंचने का सिलसिला उनका शुरू हो चुका है। बहुत से मजदूर तो ऐसे हैं जो रात को ही पैदल निकल गए थे, क्योंकि लॉकडाउन है, कोई सुविधा उनको नहीं मिल रही है कि अगर स्टेशन तक पहुंचना है तो कैसे पहुंचे। किसी ने टैक्सी की मदद ली तो कोई पैदल ही वहां तक पहुंचा है और इसको लेकर अब तमाम प्रतिक्रिया राजनीति भी शुरू हो चुकी है। एक कॉलर है, जगदीश सिंह है चंडीगढ़ से। जगदीश, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। सर, मेरे हिसाब से तो इसमें मजदूरों को छलने का काम किया जा रहा है। सरकार की कोई गाइडलाइन हो, सही रूप से उनको उसका समाधान का उपाय नहीं बताया जा रहा है। अब मजदूर गरीब बेचारे दर की ठोकरें खाने वाले, अब सोचिए जो रूम है, मैं देख रहा था रूम से लोग भगा रहे हैं और बेचारे कहाँ जाएं। और पार्टियों का हाल तो ये है, उनके में आपस में होड़ मची हुई है कि कौन कितना श्रेय ले, हम की होड़ है चारों तरफ जी। अभी देख रहे हैं इनके प्रवक्ता वो लोक जनशक्ति पार्टी के खुद ही अपनी पार्टी का वो पूरा कर रहे थे कि क्या स्थिति चल रही है। वो खुद ही नीतीश जी के बारे में बता रहे हैं कि ऐसा करना चाहिए वैसा। अरे भाई मुख्यमंत्री, आप वो सीनियर लीडर हो, आप 20 साल से मुख्यमंत्री रह रहे हो, आपको ये पता नहीं है कि मतलब कैसे हम मजदूर को वो करें, चेकअप करें। जी। लेकिन यहाँ तो सर केवल ये है कि अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का काम। जो भी प्रवक्ता है, मैं देख रहा हूँ कि एक अजय आलोक प्रवक्ता है और आप पार्टी का वही हाल है कि मतलब कि कौन अपने पार्टी का कितना बड़ा मतलब वो करे जी। कहते हैं कि लेकिन जगदीश सिंह जी, आपको लगता है कि आप जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, खासतौर से मजदूरों की या प्रवासियों की मैं बात करूं जो दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं, अब राजनीति से ऊपर उठकर हमें देखना होगा, क्योंकि इस वक्त तो जिंदगी खतरे में है। वोट बैंक की राजनीति भी अगर यहां पर होगी और संकट की घड़ी में जब बार बार ये कहा जा रहा है कि खतरा बहुत बड़ा है, अब जो ट्रेनें लगाई गई हैं, क्या आपको लगता है कि 15 ट्रेनें, जो 15 ट्रेनों का पेयर है, वो काफी है मजदूरों के लिए? क्योंकि अब तो हमें यह भी नहीं पता कि एग्जैक्ट आंकड़ा है कितना मजदूरों का। नहीं सर, कहाँ 15 ट्रेनों में कितने महीनों लग जाएगा। 2.5 लाख दिखा रहा था, 20-25 लाख मजदूर, 2.5 लाख मैं कह रहा हूँ, 20-25 लाख मजदूर बिहार के या अन्य राज्यों के जो बाहर पड़े हुए हैं। एक ही राज्य थोड़ी ना है, उड़ीसा है, तेलंगाना है, महाराष्ट्र है, कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ की बिहार के प्रवासी मजदूर? हमको लगता है कि नहीं है जी। या कहीं के भी हर जगह फैले हुए हैं। लेकिन अब ये ट्रेन कितना काम, कितना इसका भी तो एक केवल आधार होगा। इतने ही लोग बैठेंगे, बहुत 1000-1200 लोग एक ट्रेन से आते होंगे, इतने ज्यादा थोड़ी ना आएंगे। बिल्कुल, तो फिर हम क्या ये समझें कि जिन मजदूरों को छोड़ा जा रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग जिसको लेकर बार बार ये कहा जाता है कि बहुत जरूरी है, अब फिर वो सोशल डिस्टेंसिंग हम कैसे उम्मीद करें कि जब ट्रेनों में इतनी भारी तादाद में लोग सफर करेंगे, इनको बिठाया जाएगा, तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा वहां पर, लगता है आपको? ना कहाँ हो पाएगा सर, कहाँ हो पाएगा। बसों में अभी देख रहा था कि बस में 3 सीट फुल, 2 सीट फुल, 5-5 सीटों। बताइए आप कि मतलब पूरी बस की सीटों में भर के वैसे भेजा, इसमें क्या सोशल डिस्टेंसिंग रह गया? बिल्कुल इसमें तो बिल्कुल जो कहा जाता है धरातल पर वो तस्वीरें दरअसल नजर नहीं आ रही हैं। चलिए जगदीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका अपनी राय तक पहुंचाने के लिए। सवाल यही है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बहुत जरूरी है। ये कहा जा रहा है कि आप में फ्लू के लक्षण नहीं होने चाहिए, मास्क बहुत जरूरी है, लेकिन जब लोग एक साथ बैठेंगे तो कितनी दिक्कतें हो जाएंगी। अगर उनमें से एक भी पॉजिटिव हुआ तो कितने लोगों को इफेक्ट वो कर सकता है, कितना बड़ा ये संकट है। सरकार को इस बारे में भी गंभीरता से विचार करना होगा, सिर्फ पल्ला झाड़ने से काम नहीं चलेगा। विक्की है जालंधर से। विक्की, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय।
विक्की, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। हाँ जी सर। जी विक्की, आप मुझे सुन पा रहे हैं? स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। हाँ जी नमस्कार सर। जी नमस्कार विक्की। हाँ जी सर, सरकार तो बता रही है हमने ट्रेनें चलाई है, ये है वो है, मजदूरी प्रवासी मजदूरों के लिए बहुत कुछ बता रहे हैं कि हम लोग कर रहे हैं। तो मायना असल में सच सर, सरकार की तरफ से कोई ऐसा भी और नहीं है कि जो प्रवासी मजदूर जा रहे हैं वो उनको कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कोई मिनिस्टर, कोई लीडर इस बात की ओर ध्यान क्यों नहीं दे रहा? परेशानी मजदूरों को हो रही थी, बकायदा उसी को ध्यान में रखते हुए ये ट्रेनें चलाई गई हैं। जी सर, इसलिए चलाई गई हैं ताकि जो मजदूर अब तक पैदल चल रहे थे वो पैदल ना चलें और इस ट्रेन के माध्यम से सुरक्षित अपने गृह राज्य तक पहुंच सकते हैं। सर वही ना, अगर उनको बेचारों को इतनी दूर तक पैदल, कोई साइकिल पे जा रहा है, कोई पैदल जा रहा है, कितनों बंदे बेचारे। चलिए विक्की, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका अपनी राय तक पहुंचाने के लिए। कॉलर है हमारे साथ, राजेंद्र सिंह चीमा है बरेली से। राजेंद्र जी स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। हाँ नमस्कार जी। जी नमस्कार सर, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। हाँ सर, मैं अपना अभी भी मैं पीलीभीत बाईपास से अपना निकला तो कई मजदूर रहे। हेलो जी जी सर, आवाज आ रही है आपकी। हाँ, कई मजदूर बैठे रहे, उसको मैंने बरेली कंट्रोल नंबर का भी फोन नंबर दिया, बेचारे भूखे प्यासे पीलीभीत बाईपास पे बैठे हुए रहे जी। लेकिन राजेंद्र सिंह जी, मजदूरों के लिए तो बाकायदा अब ट्रेनें चल पड़ी हैं, क्योंकि जिस तरह से कल ऑनलाइन बुकिंग शुरू हुई और उसके बाद से आज ट्रेनें रवाना हो रही हैं। नहीं, पढ़े लिखे बेचारे नहीं रहे, फिर भी उसको मैंने बरेली का कंट्रोल नंबर का फोन नंबर दिया है। तो बाकी मेरी एक बात है सर, अपना प्राइवेट बसें हैं जो ना, पंजाब नंबर की कितनी मैंने खड़ा होकर देखा, 10 इधर को चलेगी 10 इधर को चलेगी, जो बेचारे मजदूरों को लूट लूट के अपना खा रही है जी प्राइवेट। हाँ, जो बसें चल रही है। नहीं राजेंद्र सिंह जी, आपको लगता है कि जो ऑनलाइन बुकिंग की बात सामने आ रही है, सरकार ने जो ऑनलाइन बुकिंग की बात की है कि ई टिकट के माध्यम से ही आप यात्रा कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं वो चीज मजदूरों पर भारी पड़ रही है? हाँ जी। बाकी पढ़े लिखे कम होने के चलते बेचारे मजदूरों बेचारों को चाय चुप पे आगे गुरुद्वारे का एड्रेस दिया भी हुआ जाएगा, आप खाना पानी कर लेना, जो नहीं सहूलत होगी कोई तो। हाँ जी सर जी। हाँ जी ठीक है, चलिए राजेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका अपनी राय तक पहुंचाने के लिए। राजेश प्रजापति हैं, दिल्ली से कॉलर हैं। राजेश जी स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। भाई साहब नमस्कार। जी नमस्कार सर, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। भाई साहब जी, रेल मंत्री जी का मैं स्वागत करता हूं कि उन्होंने मजदूरों के बारे में सोचा। ठीक है, लेकिन मुझे सबसे बड़ा दुख ये है कि मजदूरों के साथ जो अन्याय हो रहा है, एक तो ऑनलाइन टिकट बुक कराई जाए, बहुत से मजदूर बेचारे अनपढ़ है, जाहिल है, बेचारे नहीं वो टिकट बुक करा सकते ऑनलाइन, उन्हें बड़ी परेशानी हो रही है। एक तो ऑनलाइन सुविधा ना करके जर्नली सुविधा करी जाए, जिस तरह से होती है, पहले से होती आ रही है, ऑनलाइन वाला सिस्टम खत्म किया जाए। दूसरा, ये जो टिकटें हैं थोड़ा सस्ते दर पे की जाए। ऑनलाइन के पीछे तो वजह यह बताई जा रही है कि टिकट काउंटर पर बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है मजदूरों की और स्थिति को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल करते हुए यह ऑनलाइन बुकिंग की गई है, लेकिन अब जो ट्रेनों में लोग चढ़ेंगे उसमें कितना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। नहीं, वो आपकी बात ठीक है, मतलब जैसे बुकिंग सेंटर होता है वहाँ पे काउंटर के अंदर, काउंटर के बाद 2-2, 3-3 आदमी भेजे जाए, बाकी बाहर डिस्टेंस से खड़ा किया जाए, ताकि उन गरीब आदमी को, मजदूर जो ऑनलाइन टिकट नहीं बुक करा सकता, वो कम से कम वहाँ टिकट बुक करा लेगा। और जी, हम तस्वीरें देख रहे हैं कि सुबह से ही जो तमाम मजदूर हैं इस वक्त रेलवे स्टेशन पर पहुंचे हैं, लेकिन उनका टिकट अब तक कंफर्म नहीं है। वो इस उम्मीद से पहुंचे हैं कि ट्रेनें चल पड़ी हैं, उनको सिर्फ ये पता है, ये नहीं पता कि इसकी क्या प्रोसेस है टिकट की। उनके लिए सबसे बड़ी परेशानी इस वक्त खड़ी हो रही है। आपको क्या लगता है कि सरकार ने यह कदम तो उठाया है जो ट्रेनें चलाई है, लेकिन उससे पहले उन लोगों को कन्विंस करना चाहिए था, कोई ऐसा साधन उनके पास होना चाहिए था ताकि वो इजीली तरीके से अपना टिकट कंफर्म करवा सकें? जी बिल्कुल, सरकार को थोड़ा सा इसमें ये करना चाहिए। और दूसरा, मैं ये कहूंगा सरकार से कि इन मजदूरों के लिए जो टिकट थोड़ा सस्ते दरों पे कराया जाए, वो एक टिकट चार्ज किया जा रहा है, जो कि सरासर इन गरीब मजदूरों को ठगा जा रहा है। लेकिन राजेश जी, जिस तरह से टिकट को लेकर और ट्रेनों को लेकर जो बात आ रही है, क्योंकि 15 जो ट्रेनें हैं उन्हीं को ही परमिशन मिली है, यानी कि पेयर में ये ट्रेनें चलेंगी, आपको लगता है कि मजदूरों की संख्या तो इतनी ज्यादा है और सिर्फ 15 ट्रेनों को परमिशन दी गई है? हालांकि आने वाले वक्त पर इस पर विचार किया जाएगा, लेकिन क्या कंट्रोल हम कर पाएंगे इन मजदूरों को जिनकी संख्या इतनी ज्यादा है और सिर्फ 15 ट्रेनें चल रही हैं? नहीं, ट्रेनें तो अगर सरकार को अभी बढ़ानी पड़ेगी, अगर सरकार को भेजना है तो ट्रेनें तो बढ़ानी पड़ेंगी।
क्योंकि मजदूर तो काफी है दिल्ली में क्या, दिल्ली से बाहर भी एक दूसरे स्टेट में मजदूर तो काफी अधिक हैं और सभी जो अपने घर जाने के लिए उतावले हो रहे हैं जी दोनों घर। लेकिन राजेश जी, जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पार्ट शुरू से लगातार पढ़ाया जा रहा है और शुरुआत में जो ट्रेनें चल रही थी उसमें एक लिमिट रखी गई थी सवारियों की कि जितने भी लोग अगर ट्रेवल करते हैं इस ट्रेन में उनकी एक लिमिटेशन रहेगी, लेकिन अब देखा कि मजदूरों की संख्या बहुत ज्यादा है तो अब उस लिमिटेशन का भी ख्याल नहीं रखा जा रहा है। आपको लगता है कि अब ट्रेन के माध्यम से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा भी या फिर यहाँ पर भी खुलेआम धज्जियां उड़ेंगी? ये धज्जियां तो उड़ेंगी सरकार, क्योंकि क्या है कि गाड़ियां तो है नहीं जी, तो पैसेंजर ज्यादा है तो या तो ये लिमिट पहले से ही करनी चाहिए थी सरकार को जी, उसी हिसाब से चलेगा। और मैं तो राजेश जी, आपको क्या लगता है क्या पल्ला झाड़ने का काम हो रहा है कि मजदूर अगर ये जबरदस्ती कर रहे हैं कि हमें घर जाना है और वो घरों से बाहर निकल रहे हैं तो सरकार एक अंडर स्ट्रेस में काम कर रही है, अंडर प्रेशर में काम कर रही है? नहीं, सरकार तो देखो सुविधा चाह रही है, मगर क्या है हम लोग जो इसका डिसीजन पालन नहीं कर रहे हैं, हम थोड़ा सा सब नहीं कर रहे हैं, हमें उतावले हो रहे हैं घर जाने के लिए। और मैं कह रहा हूँ सबसे रिक्वेस्ट करूंगा भारत की जनता से कि आप थोड़ा संयम बरतें और सरकार जो आपको घर भेजने की सुविधा कर रही है, ठीक है, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों नंबर आ जाएगा आपका, लेकिन आप सब्र से काम किए, स्टेशनों पर इन पे से भीड़ ना लगाएं। राजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका अपनी राम तक पहुंचाने के लिए। सोनू चौधरी हैं इस वक्त फोन लाइन पर, दिल्ली से हैं। सोनू जी स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। सोनू चौधरी जी स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। सोनू जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, लगता है शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए कि ट्रेनें पूरी तरह से तैयार हैं और ट्रेनों की रवानगी भी शुरू हो चुकी है, लेकिन सवाल यह है कि मजदूरों की संख्या बहुत ज्यादा है और अभी तक आलम यह है कि एग्जैक्ट आंकड़े भी हमारे पास नहीं है कि मजदूरों की संख्या कितनी है। तमाम राज्यों के बीच में जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच तालमेल की कमी है, वो भी कहीं ना कहीं मजदूरों को परेशानी का सामना उससे करना पड़ रहा है। अब ट्रेनों को लेकर सवाल ये भी उठ रहा है कि जिनको आधे अधूरे में उतरना है उन मजदूरों के लिए दिक्कत यह है कि अगर ट्रेन अपने बिल्कुल फाइनल स्टॉप पर रुकती है तो वहां से मजदूरों के लिए क्या साधन होंगे। राज्य सरकारों को इसके बारे में भी सोचना होगा और सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि जो तमाम फॉर्मेलिटी है टेस्टिंग की, अगर मैं बात करूं कोरोना टेस्टिंग को लेकर, थर्मल स्क्रीनिंग होनी चाहिए। कोरोना जो डिस्टेंसिंग की बात कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, उसका पालन करना बेहद जरूरी है क्योंकि यह संकट और ज्यादा बढ़ सकता है अगर हल्की सी भी लापरवाही इसमें बरती गई, क्योंकि ये मजदूर अपने घर जा रहे हैं, वहां पर इनकी मॉनिटरिंग करना बहुत जरूरी है। और चलिए, बड़ी खबर चंडीगढ़ से है। 6 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। चंडीगढ़ से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कोरोना पॉजिटिव केसों की संख्या यहां पर 187 पहुंच चुकी है। यह सिर्फ चंडीगढ़ का आंकड़ा है। नए मामलों में 3 बापू धाम से हैं और उनमें से 3 महीने की बच्ची भी शामिल इसमें बताई जा रही है। एक मरीज धनास की कच्ची कॉलोनी से है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 6 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए और ये संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। सिर्फ चंडीगढ़ का आंकड़ा है और यह संख्या 187 तक पहुंच चुकी है। नए मामलों में 3 बापू धाम से हैं, इनमें से 3 महीने की बच्ची भी बताई जा रही है। एक मरीज धनास की कच्ची कॉलोनी, एक सेक्टर 26 और एक सेक्टर 16 का रहने वाला है। तो ये 6 नए मामले सामने आए, जिसके बाद से संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है। आलम यह है कि यह संख्या 187 भी अब क्रॉस करने वाली है। सिर्फ चंडीगढ़ का आंकड़ा है। बहुत तेजी से नए नए केस सामने आ रहे हैं, सरकार की मुश्किलें बढ़ रही है। आलम यह है कि नए नए केस सामने आने के बाद से अब सरकार चिंता में है कि ऐसी स्थिति को कंट्रोल कैसे किया जाए, क्योंकि ये वो केस हैं जो अब तक सस्पेक्टेड थे लेकिन अब खुलकर सामने आ रहे हैं और कोरोना पॉजिटिव केसों की संख्या 187 तक पहुंच चुकी है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि अभी तक ये बात सामने आ रही थी कि बुजुर्गों पर, युवाओं पर यह कोरोना अटैक कर रहा है, लेकिन अब छोटे छोटे बच्चे भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। तो 6 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आने के बाद चंडीगढ़ में यह आंकड़ा 187 तक पहुंच चुका है। यह संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। न सिर्फ चंडीगढ़ की स्थिति है बल्कि तमाम राज्यों में बहुत तेजी से नए नए केस सामने आ रहे हैं और इसके बाद से राज्य सरकारों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। लॉकडाउन की डेट नजदीक आ रही है, लेकिन सरकार करे तो क्या करे। लॉकडाउन अगर खुलता है तो ये मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं। एक तरफ हम देख रहे हैं कि मजदूरों का प्लान लगातार जारी है, दूसरी तरफ लॉकडाउन खुलने की डेट बहुत नजदीक आ रही है। 17 तारीख की बात सामने आ रही है। हालांकि ये क्लियर होगा आगे कि किस तरह से ये रहेगा और खुलता है तो किन शर्तों के आधार पर खुलेगा, लेकिन अभी वर्तमान में जो हालात बने हुए हैं बहुत ही ज्यादा चिंताजनक बने हुए हैं। नए नए केस सामने निकल कर आ रहे हैं। जितने भी हॉटस्पॉट हैं जो सस्पेक्टेड थे अब तक, अब उनकी रिपोर्ट भी अधिकांश लोगों की पॉजिटिव सामने आ रही है। सरकार के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। अगर वक्त रहते स्थिति को कंट्रोल नहीं किया गया तो आने वाले वक्त में स्थितियां और भी ज्यादा भयावह हो सकती है। तो बढ़ते आंकड़े सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं।
नए मामलों में 3 बापूधाम से हैं, इनमें से 3 महीने की बच्ची भी शामिल है और एक मरीज धनास की कच्ची कॉलोनी से बताया जा रहा है। सेक्टर 26 और 16 में से भी एक मामले सामने आए हैं। तो ये 6 नए मामले और टोटल संख्या 187 तक पहुंच चुकी है। चंडीगढ़ का यह आंकड़ा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त स्थिति कितनी ज्यादा चिंताजनक बनी हुई है। ज्यादा जानकारी के साथ विशेष संवाददाता विनीत कपूर इस वक्त फोन लाइन पर है। विनीत, जिस तरह से नए नए केस सामने आ रहे हैं, वाकई सरकार के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। बिल्कुल, देखिए सरकार के लिए एक बड़ी चिंता का विषय बनता जा रहा है चंडीगढ़, क्योंकि चंडीगढ़ की बात करें तो यहाँ पर लगातार पॉजिटिव केसों की संख्या जो है वो बढ़ती सी नजर आ रही है। और सीधे तौर पर यहाँ एक और चीज भी निकलकर सामने आई है कि यहाँ पर कोई बाहर से आए हुए लोग नहीं है, यानी सीधे तौर पर ना तो श्रद्धालु यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में है, ना ही जमाती इतनी बड़ी संख्या में। शहर के लोग हैं जो लगातार कोरोना पॉजिटिव होते हुए नजर आ रहे हैं, इसलिए और ज्यादा प्रशासन के लिए ये कहीं ना कहीं तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। सीधे तौर पर अगर आज के केसों की बात करें तो 6 नए मामले निकलकर सामने आए, जिनमें से 3 मामले बापूधाम कॉलोनी से है, जिसमें एक 3 माह की बच्ची है। इसके अलावा एक मामला सेक्टर 26 से है, एक मामला सेक्टर 16 और एक मामला कच्ची कॉलोनी धनास से है। यानी धनास का भी एरिया जो है वो अब कोरोना की चपेट में आता हुआ नजर आ रहा है। और धनास भी बापूधाम कॉलोनी जैसा कंजस्टेड एरिया, और अगर वहां कोरोना पहुंचता है तो फिर प्रशासन को वहां कंट्रोल करना मुश्किल सा हो जाएगा। इसी वजह से एहतियात के तौर पर सभी एरियाज को सील कर दिया गया है और कहीं ना कहीं जो ये लोग संक्रमित हुए हैं इनके संपर्क में आए लोगों का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द उनको आइसोलेट किया जाए और इनका इलाज शुरू किया जा सके। जी चलिए विनीत, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। तो चलिए बात हम कर रहे हैं उन मजदूरों की जिनके लिए बाकायदा ये ट्रेनें चली हैं, लेकिन कितनी सुविधा उनको मिल रही है, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि बहुत से मजदूर ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता कि फॉर्म कैसे फिलअप करना है, क्योंकि ऑनलाइन ये ई टिकटिंग की बात सामने आ रही है। लेकिन सवाल ये भी है कि सरकार ने अगर ई टिकटिंग और ऑनलाइन की अगर ये बात कही है तो उन मजदूरों के बारे में भी सोचना था जिन मजदूरों को इस बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है। आलम यह है कि मजदूरों को यह तो पता है कि ट्रेनें आज से चल रही हैं, सरकार की तरफ से ट्रेनें चलाई जा रही है, लेकिन टिकट कैसे कंफर्म होगा, कैसे ऑनलाइन फॉर्म भरना है, इसके बारे में कोई नॉलेज उनको नहीं है। और सुबह से ही रेलवे स्टेशन पर मजदूरों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। एक कॉलर हैं, ऋषि हैं भोपाल से इस वक्त फोन लाइन पर। ऋषि, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। चलिए, लगता है शायद डिस्कनेक्ट हो चुका है। लगातार नंबर हम फ्लैश कर रहे हैं, अगर आपकी कोई राय कोई सुझाव आपके पास है, इन नंबर हम लगातार फ्लैश कर रहे हैं, नंबरों पर आपको कॉल करना है। और आपसे ये भी अपील है कि जब भी आप कॉल करें तो प्लीज अपने टीवी की वॉल्यूम आप कम कर दें या फिर थोड़ा सा डिस्टेंस आप मेंटेन करके रखें। अगर आप टीवी की वॉल्यूम करके कोई सवाल या सुझाव हम तक पहुंचाना चाहेंगे तो आपकी आवाज डिले हम तक पहुंचेगी और मजबूर होकर हमें आपका फोन डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। तो तस्वीरें आपके सामने है। हालांकि सरकार की तरफ से राहत जरूर मिली है मजदूरों को, लेकिन बहुत से ऐसे मजदूर हैं जिनके बारे में सरकार ने बिल्कुल नहीं सोचा। ये वो मजदूर हैं जिनको ऑनलाइन टिकटिंग का कोई भी जानकारी नहीं है, कोई भी नॉलेज नहीं है। स्थानीय प्रशासन की तरफ से इन लोगों की मदद होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आलम यह है कि अब उन मजदूरों को निराशा हाथ लग रही है और ट्रेनों की संख्या बहुत कम है। सोशल डिस्टेंसिंग का कितना पालन होगा, यह भी चिंता का विषय बना हुआ है। अगर इतनी भारी तादाद में जो मजदूर हैं वो ट्रेनों में सफर करेंगे तो आप सोचिए क्या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा, क्योंकि अभी सभी लोग घर जाने के लिए बिल्कुल बेकरार हैं। आलम यह है कि अब कोरोना जैसी महामारी उनको बहुत छोटी नजर आती है। 2 वक्त की रोटी, कई किलोमीटर पैदल सफर तय करवा दिया और अब घर जाने की तड़फ इतनी है कि कोरोना का भी अब कोई डर नहीं है। इन मजदूरों को साफ कहना है इनका कि हमें अपने घर जाना है। कामकाज पूरी तरह से ठप हो चुका है, भूख मरी के कगार पर वो पहुंच चुके हैं और हम देख रहे हैं लगातार तस्वीरें। हालांकि जब तक ट्रेनें नहीं चली थी उससे पहले तमाम ऐसे मजदूर जो पैदल ही प्लान कर रहे थे, साइकिलों से कुछ मजदूर निकले तो कुछ मजदूरों ने शॉर्टकट रास्ता भी ढूंढा और रेलवे ट्रैक के माध्यम से घर जाने की कोशिशें उनकी लगातार जारी रही। लेकिन अब सरकार ने जो बाकायदा ट्रेनें उनके लिए चलाई हैं, इसका कितना लाभ मजदूरों को मिलेगा, उन प्रवासी लोगों को मिलेगा जो फंसे हुए हैं, क्योंकि ऑनलाइन बुकिंग की बात सामने आ रही है। उन मजदूरों का क्या होगा जिनको इस बारे में कोई नॉलेज नहीं है, उनकी मदद कौन करेगा? यह भी सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ऐसे मजदूरों के लिए भी या तो स्थानीय प्रशासन की तरफ से मदद ली जाए ताकि ऐसे मजदूरों का टिकट कंफर्म हो सके और वो भी सुरक्षित अपने घर पहुंच सके। और सोशल डिस्टेंसिंग का अगर पालन नहीं होगा तो कितना बड़ा यह खतरा हो सकता है। इन लोगों की टेस्टिंग होना बहुत जरूरी है, कोरोना टेस्टिंग होना बहुत जरूरी है। अगर ये घर जाते हैं तो होम क्वारंटाइन अगर ये होते हैं, इनकी मॉनिटरिंग होना भी बहुत जरूरी है। राज्य सरकारों को निगरानी में इनको रखना होगा, क्योंकि अगर ये लोग डायरेक्ट अपने फैमिली के पास जाते हैं या भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाते हैं तो उन लोगों के लिए, राज्य सरकारों के लिए खतरा ये पैदा कर सकते हैं।
यह खतरा और भी ज्यादा बढ़ सकता है। तो जितने भी लोग दूसरे राज्य से अपने गृह राज्य पहुंच रहे हैं ट्रेनों के माध्यम से, सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ऐसे लोगों की मॉनिटरिंग की जाए ताकि इस खतरे को रोका जा सके। एक कॉलर है चरणजीत सिंह है पंजाब से। चरणजीत सिंह जी, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। हाँ जी सर जी, ये जो सरकार ने जो कदम उठाए हैं ये पहले उठाने चाहिए थे, अब उठा रहे हैं, जबकि 2 महीने 50 दिन हो गए पहले। जी पहले भी ये मजदूर सब इधर ही थे, जितने भी मजदूर थे जी। अब क्यों उठा रहे हैं? अब उठा रहे हैं तो इनको खाने के लिए बहुत दिक्कत हो रही है। मैंने कई न्यूज चैनल पे देखा है, मजदूर बोल रहे हैं अभी खाने की दिक्कत हो रही है, जो भी हो रही है। जी बिल्कुल चरणजीत जी, लेकिन आपको क्या लगता है कि जो सरकार ने अब कदम उठाया है, वाकई सरकार पर अब प्रेशर था, दबाव था, जिस वजह से सरकार ने मजदूरों के बारे में सोचा है? क्योंकि ये मजदूर तो शुरुआत से अपनी आवाज उठा रहे थे, शुरुआत से ये कह रहे थे कि हमें अपने घर जाना है। सर जी, वो तो इन्होंने तो पहले ही बोल रहे थे ना भी हमको घर भेजो घर भेजो, लेकिन सरकार सुन नहीं रही थी। पंजाब की सरकार हो चाहे कोई भी सरकार हो। जी अब जब स्थिति इस तरह हो गई है, अभी सब मजदूरों को निकाल दिया गया है, फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं। जी नहीं चरणजीत, दिक्कत ये भी है कि जो मजदूर हैं, सिर्फ 15 ट्रेनें उनको जाने की परमिशन दी गई है, ये पेयर्स में ये ट्रेनें चलेंगी, लेकिन मजदूरों की संख्या तो बहुत ज्यादा है। आपको लगता है कि ये मजदूर अपने घर सुरक्षित पहुंच पाएंगे? संख्या इतनी ज्यादा, ट्रेनें इतनी कम है हमारे पास, और सोशल डिस्टेंसिंग का कितना पालन होगा? सर जी, सरकार को चाहिए ट्रेनें और ज्यादा चलाए इनके लिए। जी, क्योंकि जनता बहुत है। अभी ये जो मजदूर है, कोई बिहार से है, कोई यूपी से है, कोई बंगाल से है, कहाँ से है। ट्रेनें आप बोल रहे हो भी कम चला रहे हैं, बसें कोई भी। बिल्कुल लोगों के सामने समस्या है, क्योंकि अभी तो हमारे पास एग्जैक्ट आंकड़ा भी नहीं है कि कितने मजदूर कहां पर फंसे हुए हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपनी राय तक पहुंचाने के लिए। दीपक वर्मा है फोन लाइन पर। दीपक, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। चलिए, लगता है शायद डिस्कनेक्ट हो चुका है। नंबर हम लगातार फ्लैश कर रहे हैं, आपकी कोई भी राय, कोई भी सुझाव हो। सवाल यही है कि घर वापसी, लेकिन इस पर सियासत भी शुरू हो चुकी है, तमाम तरीके की प्रतिक्रिया सामने आ रही है, लेकिन मजदूर वो पिस रहा है। सवाल यह भी है कि जो तालमेल की कमी है, जिस वजह से आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ा है, जो गाइडलाइन जारी की गई थी वो तमाम राज्यों में उसको फॉलो नहीं किया गया, जिस वजह से संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है। और मजदूरों को लेकर अगर ये मजदूर अपने राज्य पहुंचते हैं, अपने गृह राज्य, अपने घर पहुंचते हैं, तो किस तरह से इनकी टेस्टिंग होनी चाहिए, कितने दिन का होम क्वारंटाइन इनको रहना चाहिए, यह भी सबसे बड़ा सवाल है। एक कॉलर है बलदेव सिंह है फोन लाइन पर अमृतसर से। बलदेव जी, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। हेलो जी सर, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। सर, इस टाइम तो जो मजदूर है इनकी हेल्प होनी चाहिए, जहाँ भी है इनके अकाउंट में पैसे जाने चाहिए। जी नहीं बलदेव सिंह जी, आपको लगता है कि इस वक्त पैसों की जरूरत नहीं है इन मजदूरों को? इस वक्त है रोजगार की जरूरत है, या फिर रोजी रोटी की इनको जरूरत है? क्योंकि भूखे प्यासे ये मजदूर हैं जो कई किलोमीटर पैदल ही सफर वो तय कर रहे हैं। नहीं, ऐसे है जो लोग घर में बैठे हुए हैं, जिनके पास दुकानें हैं, चाहे कुछ भी है, उनका काम बंद हुआ है, तो कैसे चला रहे हैं? उनके अकाउंट में पैसे है तो तभी घर में बैठे हुए हैं ना। जी नहीं, तो आपको लगता है कि सरकार जिस तरह से बड़े बड़े दावे कर रही है और हर बार वो संबोधित करती है जनता को, सरकार की तरफ से ये बातें सामने आती है, गाइडलाइंस जारी होती है, उसके मुताबिक धरातल पर वैसी तस्वीरें नजर भी आ रही हैं, लोगों के घरों तक राशन पहुंच भी रहा है, आपको लगता है? नहीं, राशन पहुंचाने की जरूरत नहीं है, उसके अकाउंट में पैसे डालो, वो अपने आप जो जरूरत हो। नहीं बलदेव सिंह जी, आप कह रहे हैं कि दुकानें बंद है, कामकाज ठप पड़ा है, अगर पैसे अकाउंट में डाल भी दिए तो कहां से सामान खरीदेंगे लोग, जब पूरा मार्केट बंद पड़ा है? जो घर में बैठे हुए वो भी कहीं से खरीद रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल। चलिए बलदेव सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका अपनी राम तक पहुंचाने के लिए। सब कुछ बैलेंस करके चलना बहुत जरूरी है। हालांकि सरकार की तरफ से ट्रेनें चलाई गई हैं, बहुत अच्छी ये खबर है और बहुत सराहनीय कदम है, लेकिन सवाल यह है कि ट्रेनों की संख्या बहुत लिमिटेड है। आगे इस पर विचार विमर्श करने की बात सरकार कर रही है, लेकिन अगर वक्त रहते मजदूरों के बारे में सोचा होता तो शायद आने वाले वक्त में स्थितियां इस तरह से नहीं देखने को नहीं मिलती। और सवाल यह भी है कि ऑनलाइन टिकटिंग की जो बात सामने आ रही है, उसमें तमाम मजदूरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एक कॉलर है, उपेंद्र हैं इस वक्त बिहार से। उपेंद्र, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। सर, मेरे समझ से तो सब मिला जुला के सरकार में लोगों के प्रति, गरीबों के प्रति या कमजोर जो तबके के बंदे हैं, जो दिहाड़ी मजदूर वाले हैं, उनके प्रति संवेदना कम है। अपना राजनीतिक वर्चस्व कायम करने का मैं देखा हूँ ज्यादा मचा हुआ है। लेकिन उपेंद्र जी, आपको क्या लगता है कि जो ट्रेनें चलाई गई हैं वो काफी हैं मजदूरों के लिए? क्योंकि अभी तो हमें ये भी नहीं पता कि कितने मजदूर कहां पर फंसे हुए हैं। नहीं सर, मेरे समझ से बिल्कुल हर राज्य में, बिहार के तो मजदूर हर राज्य में फंसे हुए हैं। अब देख ही रहे हैं, बहुत मामूली
बिहार के लोग तो ज्यादातर बाहर ही काम करते हैं। वहाँ मजदूर कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ की बिहार के 20,000, 25,000, 50,000 मजदूर न हो? चाहे कोई भी राज्य हो, महाराष्ट्र हो, पंजाब हो, तेलंगाना हो, आंध्रा हो, हर जगह फंसे हैं। एक जगह से थोड़ी ना हो पाएगा। और इतनी ट्रेनें लगाने चलने से तो हमको लगता है महीनों लग जाएगा। कहाँ से आ पाएंगे बंदे? सवाल ये भी है कि अगर ये मजदूर अपने गृह राज्य पहुंचते हैं तो वहां पर इनकी मॉनिटरिंग करना बहुत जरूरी है। अगर इनकी वजह से केस सामने आते हैं तो संख्या बहुत ज्यादा बढ़ सकती है, पूरे राज्य के लिए खतरा है। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये इसी से देख नहीं रहे हैं कि कितनी तेजी से बिहार में ग्राफ बढ़ रहा है। जी जी, तेजी से ग्राफ बढ़ रहा है। जो कि बिहार में स्टार्टिंग हुआ, शुरू में यूपी से बहुत पीछे था, 24 सीट 25 से, मतलब 24 से अब 25 आंकड़े थे। आज बिहार में 700 के करीब पहुंच गए आंकड़े, और हमको लगता है अभी आप बहुत आगे पहुंचेंगे। बिहार के आंकड़े ही नहीं बढ़ रहे हैं, तमाम राज्यों में स्थिति बहुत ज्यादा चिंताजनक बनी हुई है। चलिए उपेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। कॉलर हैं राजवीर हैं बहादुरगढ़ से। राजवीर, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। जी नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय सर। जी ऐसा है सर, हम यहाँ बहादुरगढ़ आए थे मार्च में गांव से अपने। अच्छा। हाँ, तो यहाँ गांव से आए थे तो 4-5 दिन काम किया, जैसे चौक पे लेबरी दिहाड़ी जी। और फिर इसके बाद में लॉकडाउन हो गया। इसके बाद में सर हम यहाँ पे अब दिक्कत आ रही है तो घर जाना चाह रहे हैं। तो हमने अपना रजिस्ट्रेशन भी नंबर कराया है। आज 8 दिन हो गए सर, कोई भी राय नहीं, अभी ऊपर से मैसेज भी नहीं आया है। जी नहीं राजवीर जी, जिस तरह से आपने जो ऑनलाइन फॉर्म है उसको फिलअप किया है लेकिन कोई रिस्पांस आपको नहीं मिला है, लेकिन स्थानीय प्रशासन से आपने मदद ली है कि सर मैंने जो फॉर्म फिलअप किया था कोई रिस्पांस मुझे नहीं मिला है? जी, हमने यहाँ पे सिविल हॉस्पिटल गए थे बहादुरगढ़ में। जी, वहाँ पे भी सर हमने जाके वहाँ जांच कराई अपने। 2-3 दिन लाइन में लगे रहे वहाँ पे। फिर ये सर जैसे कोई भी हो, हमारी भी सर कोशिश करो, आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है। नहीं राजवीर जी, सवाल मेरा आपसे यही था, मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि जो आपने फॉर्म फिलअप किया था, आपने कहा कोई रिस्पांस नहीं मिला है, उस फॉर्म को फिलअप करने के बाद बकायदा हेल्पलाइन नंबर भी नीचे लिखे होंगे, आपने उन हेल्पलाइन नंबरों से मदद ली है कि मेरा जो फॉर्म था वो अब तक एक्सेप्ट नहीं हुआ है, कोई रिस्पॉन्स मुझको नहीं मिला है? जी सर, हमने वहाँ पे फोन किया था तो उन्होंने 2 बार हम फोन कर चुके हैं, तो उन्होंने कहा कि आपका नंबर आएगा, कोशिश चल रही है। लेकिन सर बताओ 8 दिन हो गए सर, बताओ खाने पीने की भी व्यवस्था नहीं है। नहीं, लेकिन राजवीर जी जो ऑनलाइन बुकिंग है वो तो कल 4 बजे से शुरू हुई थी, हालांकि सर्वर डाउन हो गया था, उसके बाद से 6 बजे से शुरू हुई थी। जी। तो आपने ये फॉर्म कब फिलअप किया था? ये फॉर्म सर हमने आज लगभग 8 दिन हो गए सर। जी जी। नहीं, अगर आपके सामने इस तरीके की दिक्कतें आ रही हैं तो आप स्थानीय प्रशासन के पास जाइए, जो पुलिस वाले वहां पर हैं उनके पास आप जाइए, बताइए कि हमें ये दिक्कतें आ रही हैं, वो जरूर आपकी समस्या का समाधान करेंगे, क्योंकि इस वक्त स्थानीय प्रशासन सब लोगों की मदद कर रहा है। कोई भी जो मजदूर हैं, बाकायदा ट्रेनें चल रही हैं सिर्फ मजदूर और प्रवासियों के लिए। आपको सिर्फ ऑनलाइन जो ई टिकटिंग की बात है उसको आपको सारी फॉर्मेलिटी कंप्लीट करनी है और आप बहुत इजीली तरीके से घर जा सकते हैं। अगर दिक्कतें हैं तो स्थानीय प्रशासन से आप मदद ले सकते हैं। चलिए राजवीर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपनी राय, अपनी शिकायत हम तक पहुंचाने के लिए। तो दिक्कतें लोगों के सामने आ रही हैं, उसको भी समझना होगा। फॉर्म वो फिलअप कर रहे हैं लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता, उसके बाद जो हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं उसमें वो कॉल करते हैं, कोई अच्छा रिस्पॉन्स वहां से नहीं मिलता है। तो ये सबसे बड़ी समस्या है। ये खिलवाड़ अब मजदूरों के साथ, प्रवासियों के साथ नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो पहले से परेशान हैं। अगर सरकार उनका क्विकली एक्शन लेती है इन चीजों पर तो उनके लिए भी अच्छा होगा, बेहतर होगा, और आने वाले वक्त में स्थितियां भी सुधरेंगी। क्योंकि हम देख रहे हैं कि तमाम मजदूर ऐसे हैं जिनको ये तक नहीं पता है कि कहां पर उनको फॉर्म मिलेगा, किस तरह से फॉर्म भरना है, अगर कोई दिक्कतें आ रही हैं तो किससे वो मदद लें। कोई भी इस तरह का कोई काउंटर भी नहीं बनाया गया है, क्योंकि ऑनलाइन टिकटिंग की ये बात सामने आ रही है और बहुत से मजदूर ऐसे हैं जिनको ऑनलाइन वर्क के बारे में कोई नॉलेज तक नहीं है। ऐसे में इन मजदूरों को कौन कन्विंस करेगा, कौन उनकी हेल्प करेगा? सरकार ने इसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचा है। और अब ये मजदूर स्टेशन तक तो पहुंच चुके हैं लेकिन वहां पर निराशा इनको हाथ लगी है, तमाम परेशानी का सामना इनको करना पड़ रहा है। अब घर वापसी पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। तमाम विपक्षी पार्टियां लगातार सवाल उठा रही हैं और सवाल यह भी उठ रहा है तमाम राज्यों पर, राज्य सरकारों पर, कि वो आंकड़े नहीं बता रही हैं, ना तो सहयोग कर रही हैं ना आंकड़े बता रही हैं। और जिस तरह से पश्चिम बंगाल सरकार पर सवाल उठ रहे हैं कि वो गाड़ियों को अपने राज्य में एंटर करने की परमिशन तक नहीं दे रही है, तो लोगों के सामने परेशानी खड़ी हो सकती है। एक कॉलर है, नरेंद्र हैं अलीगढ़ से। नरेंद्र, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। नरेंद्र, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। हेलो जी नरेंद्र, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। मैं ये कह रहा हूँ सर जी, ये बेचारे गरीब जो मजदूर हैं इनके लिए ट्रेन चलाई है, इसमें किराया तो बहुत ज्यादा है, ये कहाँ से दे पाएंगे? जी जी बिल्कुल नरेंद्र, लेकिन सवाल ये भी है कि किराया तो अपनी जगह है, लेकिन लोगों को, मजदूरों को ऑनलाइन टिकटिंग के बारे में नॉलेज तक नहीं है, वो सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है।
ये सही है बिल्कुल। नहीं तो क्या आपको लगता है कि सरकार मजदूरों को लेकर, प्रवासियों को लेकर गंभीर है भी, या फिर महज एक फॉर्मेलिटी है कि दबाव बन रहा था सरकार के ऊपर? सरकार तो अपना काम कर रही है, लेकिन इन मजदूरों को ही, बेचारों को सोचना चाहिए। एक साथ आएंगे तो फिर परेशानी आएगी। जी जी, चलिए नरेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका अपनी रैम तक पहुंचाने के लिए। शायद टीवी की वॉल्यूम आपने खोली है। एक कॉलर है, संतोष रानी है जलंधर से। संतोष रानी जी, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। जी सत श्री अकाल सर। मैडम आपका, रखिए अपनी राय। हेलो, सत श्री अकाल सर। जी नमस्कार मैडम, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। टीवी की वॉल्यूम आप कम कर दीजिए। हाँ जी सर, मैं सिर्फ एक गल करना चाहनी है कि जेडे प्रवासी वापस जा रहे हैं, इन्हों के परिवार को 5-5 हज़ार रुपया देना चाहिए है। सारी उम्र इन्होंने लोगों ने मेहनत की है। अज अगर एवं टाइम है तो इन्होंने फील नहीं होना चाहिए कि असं मेहनती हैं। पर मजदूर जो इन्होंने मिलनी चाहिए ताकि इन्होंने प्रॉब्लम ना आए कोई भी, क्योंकि इत्थे ही कमाई करते थे, इत्थे वापस भेजते थे। इन्हों का परिवार जो कितने जाएगा? बिल्कुल, लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन संतोष रानी जी, आपको लगता है कि सरकार ने जो ये ट्रेनें चलाई हैं, बहुत अच्छा कदम सरकार ने ये उठाया है? ट्रेन चलाती है, बहुत अच्छा किया। कल में जाके क्या खाएंगे? इसलिए इन लोगों को जरा 5-5 हज़ार रुपया देना चाहिए, जैसे मर्जी गवर्नमेंट देना चाहिए। इनको ये नहीं मालूम होना चाहिए कि आज नोटबंदी, ये तालबंदी है तो हम इतने परेशान क्यों हैं। नहीं परेशान होना चाहिए, इनको खाने के लिए जरूर मिलना चाहिए जहाँ भी रहे, क्योंकि कितने मेंबर हैं इनके पीछे। हाँ बिल्कुल, तमाम परेशानी का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। लेकिन संतोष रानी जी, जिस तरह से ट्रेनों में ये सफर करेंगे, आपको लगता है कि ये सुरक्षित हैं, ये सेफ हैं? क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का बार बार जिक्र होता है। ना तो ये सुरक्षित है, ना इनके घर वाले सुरक्षित हैं। हमने यहाँ पे तो टेस्ट नहीं किया, तो वहाँ कौन सा इनका टेस्ट करेंगे? वो यहाँ पे जाएंगे, सभी को बुलाएंगे, तो वह वारिस तो सभी को होगा। और दूसरी प्रॉब्लम यह है कि इनकी आर्थिक समस्या ऐसी है कि खाने के लिए भी कुछ नहीं है इनके घरों पे। लेकिन आपको लगता है सरकार ने जो अब कदम उठाया है, ट्रेनें, स्पेशल ट्रेनें जो चलाई गई है मजदूरों के लिए, तो सरकार पहले भी कर सकती थी, लॉकडाउन से पहले, या जब लॉकडाउन की शुरुआत की थी? 16 मजदूर ऐसे हुए ना, उससे बहुत फील होया। ये पहले ही चलाना चाहिए था। कितने 500 मील वो लोग तोड़ के घर पे चले हैं, कितना मड़ा है। अगर ये पहले चलती तो ये कितने घर बर्बाद हुए हैं। जी बिल्कुल, चलिए संतोष रानी जी, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका अपनी रैम तक पहुंचाने के लिए। तो गुस्सा भी लोगों में साफ तौर पर नजर आ रहा है, क्योंकि वो उस घटना का जिक्र कर रही थी जो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में घटी थी। उसने सभी को हिलाकर रख दिया। लेकिन मजदूरों के बारे में सरकार कितनी गंभीर है, ये तस्वीरें साफ तौर पर बयां कर रही हैं। हालांकि सबसे बुरा हाल उस वजह से भी हो रहा है जो तालमेल की कमी देखने को मिल रही है। तमाम राज्य और केंद्र सरकार के बीच जो तालमेल का अभाव रहा है कि वहां से ऑर्डर जारी हो जाते हैं लेकिन वो फॉलो नहीं होते, और जनता जो है वो कंफ्यूज है। जो प्रवासी हैं वो कंफ्यूज है, उनको ये नहीं पता कि किसको फॉलो करना है और किन चीज़ों को फॉलो नहीं करना है। अगर वो निकल रहे हैं घर से, लेकिन आगे जाकर उनको पता चलता है कि तमाम परेशानी का सामना उनको करना पड़ रहा है। एक कॉलर है, प्रिंस है भटिंडा से। प्रिंस, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। हाँ जी जी प्रिंस, स्वागत है आपका। वैसे मेरी राय तो यही है कि ट्रेनें जो चलाई है, हर एक आदमी अपने अपने घर पहुंच जाएगा, उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो बाकी दूसरा है भी छोटे व्यापारियों के बारे में भी पूछना उनको चाहिए, उनके बारे में जिनकी ट्रेनें चलाई गई हैं, क्योंकि मजदूरों की संख्या तो बहुत ज्यादा है। ट्रेनें महज सिर्फ 15 चलाई हैं, पेयर्स में वो चलेंगी ट्रेनें। आपको लगता है कि इतनी कम ट्रेनों से इतनी तादाद जो मजदूरों की है उनको हम पहुंचा पाएंगे टाइम से? नहीं, ये तो थे आपकी बात ठीक है, पहुंचा पाएंगे, मगर जो जितने भी चले जाएं अपने अपने घर में कम से कम पहुंच तो जाएंगे ना, काफी तादाद में। अगर 2-3 दिन चले जाएंगे और चलाएंगे ट्रेनें, वो तो पहुंचेंगे ना जी सर। लेकिन प्रिंस, जिस तरह से ट्रेनों में इनको पहुंचाया जा रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा जा रहा है। इसलिए नहीं रखा जा रहा है क्योंकि अभी तक एक लिमिटेशन थी। अब इनको लगा है कि मजदूरों की संख्या बहुत ज्यादा है, तो अब इनको ट्रेनों में भारी तादाद में घर तक पहुंचाया जा रहा है। और अगर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगे, आपने अपनी व्यापार की बात कही है, अगर संख्या बढ़ती है तो ये तो लॉकडाउन और आगे बढ़ेगा। हाँ जी, लॉकडाउन तो बढ़ेगा, मगर इनको भी चाहिए ना, लोगों को खुद अपने आप पे कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर लोग इनके साथ है तो तभी इस चीज को कंट्रोल कर पाएंगे ना जी, नहीं तो कैसे कर पाएंगे। नहीं प्रिंस, आपको लगता है कि सरकार ने जो ट्रेनें चलाई हैं बहुत एक सराहनीय कदम है, और ये सब कुछ अगर सराहनीय कदम है तो ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था? हाँ जी, ये तो कदम तो सराहनीय, मगर पहले की बात ऐसे ना, इनको डर था सरकार को भाई कई लोग पालन करने एकदम भगदड़ ना मच जाए। नहीं तो अब तस्वीरें सामान्य हैं, हो चुकी हैं। अगर उस वक्त सरकार को डर लग रहा था तो क्या अब जो तस्वीरें हैं, हालात जो हैं वो सामान्य हो चुके हैं?
नहीं, सामान्य तो अभी नहीं होंगे, अभी तो टाइम जैसे ना, ये बीमारी ऐसी है भी धीरे धीरे इसको थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही बीमारी को कंट्रोल करने में, मगर हम लोगों को खुद चाहिए भी बस इसका पालन करें भी अपना मुंह। आपको लगता है कि जो तमाम दावे और वादे किए जा रहे थे सरकार की तरफ से, हम देख रहे हैं कि टाइम निकालकर जनता को संबोधित किया जाता है और यह कहा जाता है कि डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, हमारे पास भरपूर स्टॉक है, क्या वाकई धरातल पर वो तस्वीरें हमें नजर आ रही हैं? हाँ जी सर। लोगों के घर घर तक राशन पहुंच रहा है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? नहीं सर जी, घर में राशन ऐसे है ना, घर में राशन तो किसी के पास नहीं आ रहा जी, ठीक है नहीं, घर में राशन जो सा बांट रहे हैं कमेटी वाले जो बांट रहे हैं, मगर जो जिसको जरूरत है ना जी वो खुद लेने के लिए जाएगा नहीं। अब सरकार को ये भी तो चाहिए भी जो मीडियम वर्ग के लोग हैं भी इतनी देर की उनकी दुकानें बंद है, तो उनके बारे में सोचें, उनके कम से कम घरों में जाकर भी कम से कम पूछा जाए ना आपको, क्योंकि वो मांगने नहीं आएंगे, क्योंकि जब मांगने जाते हैं वो फोटो वगैरह खींचने लग जाते हैं। ये भी है कि मिडिएटर इतने ज्यादा हैं कि वो राशन उन लोगों तक नहीं पहुंच पाता जो जरूरतमंद है, वो राशन किसी और लोगों के हाथ में पहुंच जाता है जिनके घर में भरपूर भंडार है, लेकिन फिर भी वो राशन लेने की लाइनों में खड़े हो जाते हैं और यही देश का दुर्भाग्य है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रिंस आपका अपनी राय तक पहुंचाने के लिए। जस्सी है भटिंडा से। जस्सी, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। नमस्कार सर। जी नमस्कार, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। सर, ये आप जो बोल रहे हैं इस पर सियासत तो सर हो रही है, ये बात आपकी सही है। जो मजदूर पर सर है, इसमें ये मैं कहना चाहूंगा भाई, जो व्यापारी लोग है या फैक्ट्री इंडस्ट्री लोग है वो कह रहे हैं हमें परेशानी होगी। सर, परेशानी तो होगी तो फिर उनको ऐसा नहीं चाहिए था भाई 1-2 महीने में अगर उनको राशन दे देते गरीब लोग। मतलब वो सर गांव इसलिए जा रहे हैं ना भाई, यहाँ पर उनको काम नहीं मिल रहा या भूखे मर रहे हैं। बिल्कुल जस्सी जी, बहुत सही बात आपने कही है, क्योंकि इन मजदूरों को देश की रीढ़ कहा जाता है, यानी कि ये देश की कमर हैं। अगर देश की कमर ही इतने बद से बद हालात से गुजरेगी तो हमारा देश सुरक्षित रह पाएगा? क्योंकि अब अगर जो फैक्ट्रियां खुलती हैं लॉकडाउन के बाद, कहां से इतनी लेबर आएंगी और किस तरीके से काम चलेगा? जो फैक्ट्री वाले हैं और सरकार को मिलकर ये इनका सोल्यूशन निकालना चाहिए था भाई, यहाँ ही इनको रखते भाई, उनको भोजन देते, रहने का प्रबंध करते। अभी फैक्ट्री वाले बोल रहे हैं, किसान बोल रहे हैं भाई हमें परेशानी होगी। सर, फिर किसानों और सरकार नहीं सोच रही, फैक्ट्री वाले को अपने आप सोचना चाहिए। फिर भी सर महंगी लेबर लेंगे वो। जी नहीं जस्सी जी, आपको लगता है कि एक तरफ सरकार उन लोगों के बारे में सोचती है जो विदेशों में फंसे हैं भारतीय, उनके लिए बाकायदा एयर इंडिया की फ्लाइट जाती है, उनको लेकर आती है, लेकिन ये मजदूर कई समय से पैदल चल रहे हैं, पांव में छाले पड़ गए हैं, छोटे छोटे बच्चे अपने माता पिता के साथ चल रहे हैं, लेकिन सरकार की नजर इन पर नहीं पड़ी और उनको तो ला दिया गया, लेकिन इनके लिए बसों का इंतजाम भी नहीं किया गया। जब दबाव बना, जब प्रेशर बना, उसके बाद ये एक्शन लिया गया है। इनके बारे में अभी भी हम तस्वीरें देख रहे हैं, जैसे आप दिखा रहे हैं या और मीडिया, सर अभी तक नहीं इनके बारे में पूरा प्रबंध है भाई ये जा सकेंगे जी। क्यों? जो सर लाखों में संख्या, ट्रेनें तो 5 चलती है, 5 में कितने चल जाए जी, मतलब 10 लाख से ऊपर मजदूर है जो जाना। सर फिर अगर बच्चों का क्या पूरा प्रबंध है? बिल्कुल, अभी भी हमारे पास कोई एग्जैक्ट रिकॉर्ड नहीं है, एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं है मजदूरों का कि कितने मजदूर कहां पर फंसे हुए हैं। वो तो जो सड़कों पे नजर आ रहे हैं और जो स्टेशन पहुंच रहे हैं, ऑनलाइन बुकिंग करवा रहे हैं, उन्हीं का ही आंकड़ा हमारे पास आ रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जस्सी आपका अपनी राय तक पहुंचाने के लिए। अजीत सिंह है भटिंडा से। अजीत जी, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। हाँ जी, नमस्कार जी। जी नमस्कार सर, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। हाँ जी सर जी, एक तो अपने जैसे प्रवासी मजदूर जो यहाँ से भूखे जा रहे हैं, एक तो उनको जैसे अपने ट्रेनों में खाना नहीं देना बंद कर दिया, बिल्कुल भी खाना देना बंद कर दिया। उधर से अपन देखे तो अपने कांग्रेस के जो लीडर है वो पर्चे बांट रहे, अपनी ऐड कर रहे, वो बिल्कुल गलत है। बिल्कुल अजीत सिंह, आपको लगता है कि सरकार को जितनी गंभीरता दिखानी चाहिए थी सरकार उतनी गंभीरता नहीं दिखा रही है, और तमाम जो पार्टियां, जिस तरीके से आप जिक्र कर रहे हैं तमाम पार्टियों का, इस पर ऐसा लग रहा है कि लोगों के विश्वास को जीतने की कोशिश हो रही है लेकिन धरातल पर कुछ नहीं हो रहा है? देखिए, ये जो काम अब कर रही है सरकार, ये तो बहुत पहले कर देना चाहिए था इनको। ये जो अब बिल्कुल ही जो मरने की कगार पे आ गया गरीब, अब इनको अपने घर पे पहुंचाना, ये तो बहुत महीने 1.5 महीने पहले सरकार को कर देना चाहिए था। बहुत सही बात आपने कही है। चलिए अजय सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका अपनी राय तक पहुंचाने के लिए। पंचदेव हैं तमिलनाडु से। पंचदेव जी, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। चलिए, लगता है शायद डिस्कनेक्ट हो चुका है।
लगातार नंबर हम फ्लैश कर रहे हैं, आपकी राय कोई भी सुझाव हो आप इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं, ये वो लोग हैं जो अपने घरों के लिए रवाना हुए हैं, लेकिन सवाल यह है कि सोशल डिस्टेंसिंग का कितना पालन हो रहा है, क्योंकि जिस खतरे को हम टालने की कोशिश कर रहे हैं, जिस खतरे को हम जड़ से खत्म करने की बात करते हैं, लेकिन धरातल पर तस्वीरें ऐसी सामने आएगी तो क्या वाकई ये महामारी जड़ से खत्म हो पाएगी? ये सिर्फ पल्ला झाड़ने का काम है, क्योंकि मजदूरों को अगर घर छोड़ा जा रहा है तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कहाँ हो रहा है? ट्रेनों में हम देख रहे हैं कि भारी तादाद में मजदूर इस वक्त ट्रेनों में सफर कर रहे हैं। एक कॉलर हैं, दिव्यांशु हैं हिमाचल से। दिव्यांशु, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। ये सर नमस्कार। जी नमस्कार, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। सर ये मैं अपनी बात करना चाहता, जैसे ये जो मीडियम परिवार के मध्यम वर्गीय है, तो वो अपना कैसे करेंगे राशन लेने, जब जा नहीं सकते ना लाइन में ना कुछ। जी जी, तो उस बारे में, और जैसे गाड़ी की EMIs हैं उसको 2-3 महीने बाद जो भी होगी उसको कैसे मैच्योर करेंगे? हमारा काम भी टूर एंड ट्रैवल का है। जी बिल्कुल दिव्यांशु, लेकिन परेशानी सबके सामने इस वक्त आ रही है। आपको लग रहा है कि सरकार जिस तरह से बड़े बड़े दावे कर रही है, EMI को लेकर भी कहा गया है कि अभी आपको देने की जरूरत नहीं है, जब हालात आगे सही हो जाएंगे उसके बाद लोगों को रोजगार भी मिलेगा, किसी चीज की हमारे पास कोई कमी नहीं है। आपको लगता है कि सरकार अपने दावों पर खरा उतर रही है? नहीं सर, ऐसा तो नहीं लग रहा है। लेकिन फिर किस तरह से ये चलेगा? क्योंकि एक तरफ तो लॉकडाउन की डेट भी बहुत नजदीक आ रही है खुलने की, दूसरी तरफ संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, मजदूर प्लान करने के लिए मजबूर हैं, तमाम लोगों के सामने परेशानी है। क्या आपको लगता है हालात कैसे सुधरेंगे? सर ये जो बाहर काम कर रहे हैं अपने राज्यों से बाहर है, उनके लिए तो अपने घर जाना ही बेस्ट रहेगा। नहीं बेस्ट तो रहेगा, लेकिन जिस तरह से मजदूरों को पहुंचाया जा रहा है वो सबसे बड़ा खतरा है। सोशल डिस्टेंसिंग जिसको लेकर बार बार ये कहा जा रहा है, लेकिन ट्रेनों में वो कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। कब तक बाहर बिना इसके स्पोर्ट के कब तक रहेगा, ये बताइए आप। बिल्कुल, ये भी एक सबसे बड़ी समस्या है। चलिए दिव्यांशु, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका अपनी राय तक पहुंचाने के लिए। सरबजीत हैं पटियाला से। सरबजीत जी, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। ये बात है ना, जो ये मजदूर लोगों को देखते हैं जो पैदल जा रहे हैं, ये तो जिस स्टेट में से वो जा रहे हैं, जो डिस्ट्रिक्ट में से जा रहे हैं, किसी का वो DC है, SSP है, उनकी ड्यूटी बनती है उनको पास खाना पहुंचाना। नहीं सर्वजीत जी, उसके लिए तो बाकायदा गृह मंत्रालय की तरफ से गाइडलाइन जारी हो चुकी है कि कोई भी मजदूर अब सड़क पर या ट्रैक पर नजर नहीं आएगा। ये राज्य सरकारों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अभी कल ही हमने देखा यूपी में से एक लड़की पैदल जा रही है, 2 साल का बच्चा गोद में उठाए हुए। जी जी, नहीं कल ही ये गाइडलाइन जारी हुई है, लेकिन अब इस पर भी फोकस किया जा रहा है, मॉनिटरिंग इसकी की जा रही है। लेकिन सर सवाल मेरा यह है कि जो ट्रेनें चलाई गई हैं, क्योंकि सिर्फ 15 ट्रेनें हैं हमारे पास जो पेयर्स में चलेंगी, आपको लगता है कि मजदूरों की संख्या इतनी ज्यादा और इतनी कम ट्रेनें हम सभी मजदूरों को समय रहते उनके घर तक पहुंचा पाएंगे? जितने मजदूर हैं उनको तो 1% ट्रेनें चलाई है उन्होंने, वो बड़ा इनको फ्री छोड़ने जा रही हैं, किराया ले रही हैं इनसे। जी जी बिल्कुल सर्वजीत, लेकिन सवाल ये भी है ना कि अगर इतने ज्यादा मजदूर हैं और इतनी कम ट्रेनें हैं तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का फिर कितना पालन होगा। वही तो बात है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कैसे होगा जब हम चलाते जी 1 घंटे के बाद ट्रेन चले, तभी ये तो इतने मजदूर पाएंगे। जी जी, सरकार जिस तरह से बड़े बड़े दावे और वादे कर रही है, आम जनता से हर बार संबोधन होता है और उसमें कुछ ना कुछ बातें निकलकर सामने आती हैं, उसके अकॉर्डिंग सरकार अगर काम कर रही है तो काफी हद तक इस पर लगाम लगी है, आपको लगता है? 1% लगाम नहीं लगी अभी तो। तो फिर किस तरीके से मैनेज होगा? अगर लंबे समय तक लॉकडाउन रहा तभी भी लोगों के सामने परेशानी है कि लोग अगर काम पर नहीं जाएंगे तो क्या कमाएंगे, क्या खाएंगे? अगर लॉकडाउन खुलता है तो आंकड़े बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, तो काम कौन करेगा फैक्ट्रियों में? सरकार के पास जो फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी, टैक्स कहां से जाएगा सरकार के पास? जी बिल्कुल। तो आपको लगता है कि मजदूरों के लिए जो ट्रेनें अब चलाई जा रही हैं ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था? लेबर का ख्याल तो इनको पहले नंबर पे ही रखना चाहिए था स्टेट को। तो जी जी, ये अगर सारे मजदूर अपने अपने घर चले गए तो वो जो जहाँ पे काम कर रहा है, कोई पेंट वाला कोई फैक्ट्री में है, कोई दिहाड़ी कर रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम, फैक्ट्रियों का काम कौन करेगा? चलिए सरबजीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। तो तस्वीरें आपके सामने हैं। सवाल यह है कि जो मजदूर चले गए हैं, लॉकडाउन अगर खुलता है तो उसके बाद उन फैक्ट्रियों पर भी संकट गहरा सकता है, क्योंकि लेबर कहां से आएगी? और जो मजदूर गए हैं, अगर इनका वक्त रहते ख्याल रखा होता तो आज ये तस्वीरें सामने नहीं आती। सवाल ये भी है कि 15 ट्रेनें जो बहुत लिमिटेड ट्रेनें हैं, क्योंकि हमारे पास अभी एग्जैक्ट आंकड़ा भी नहीं है मजदूरों का कि ये मजदूर कितने हैं जो फंसे हुए हैं, क्योंकि जो तस्वीरें सामने आ रही है जिनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुआ है, सिर्फ वही आंकड़े हमारे पास हैं। सरकार ने 15 ट्रेनें चलाई हैं, ट्रेनों को बढ़ाना बहुत जरूरी है, और इन 15 ट्रेनों में अगर इतनी तादाद में मजदूर जाएंगे तो सोशल डिस्टेंसिंग का कितना पालन होगा आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि बार बार ये कहा जाता है कि एक इंसान कम से कम 100 लोगों को इफेक्ट कर सकता है, ये वायरस इतना खतरनाक है। ऐसे में अगर ये संख्या बढ़ती है
तो ये तमाम राज्यों के लिए संकट खड़ा कर सकती है। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।